everyone, this is Varisha and I welcome you all to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन हमको थोड़ा थोड़ा सबको पता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा जो हमारा ग्लोब है वो इंटरकनेक्टेड हो जाता है, ट्रेड कर कर, ठीक है, लोग बाहर जाते हैं, फिर लोग हमारी कंट्री के अंदर आते हैं, एक्सपोर्ट होना, इंपोर्ट होना, नए नए आइडियाज़ का, नए नई क्रिएटिविटी का बाहर जाना, शेयर होना पूरे वर्ल्ड में, उस सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आता है और हमको सबको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन बहुत ही शुरुआत से ही इंडिया में था। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब होती है, जब यूरोपियन ट्रेडर्स आते हैं हमारी कंट्री के अंदर, ब्रिटिशर्स आते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साउथ इंडिया के बल्कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस फेमस हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पे स्पाइसेस बनाए जाते हैं। तो जब से क्या होता है, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होना हमारे इंडिया से शुरू हो जाता है। ठीक है, सो साउथ इंडियन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होना हमारे इंडिया से शुरू हो जाता है और वहाँ से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की इंडिया में शुरुआत हो जाती है। कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। उसके बाद क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आती है, तो वो ये देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है ना और जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कॉटन की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वो क्या करते हैं, कॉटन को उगाने लग जाते हैं, यहाँ पर उगवाने लग जाते हैं अगर हम बोले अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के कि भाई कॉटन कल्टीवेट करो, ठीक है, कपास का प्रोडक्शन करो। ठीक है, और काहे के लिए कॉटन को वो हमारे यहाँ पर कल्टीवेट कराते हैं, क्योंकि जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, ब्रिटेन में, ठीक है, तो वहाँ पर उनको कॉटन एज अ रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पर शर्ट्स कपड़े वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए उन्होंने इंडिया को यूज़ किया कहीं ना कहीं, और उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी थी इंडिया पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमने उन्हें पैसों में तो एक्सपोर्ट किया नहीं होगा, ठीक है, काइंड ऑफ फ्री ही दिया गया होगा। ठीक है, तो कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। कॉटन का भी एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है, काहे के लिए, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश हो सके। ठीक है, देन इंडिगो फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ठीक है, फिर हमने इंडिगो जो नील होता है वो भी उगाया है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, इस बार इसमें तो एक बार क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था चंपारण में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो आप 10th में पढ़ोगे वैसे। ठीक है, तो चंपारण बिहार में 1917 में क्या हुआ था, प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स के। वहाँ पर क्या होता था कि फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, जबकि वो क्या चाहते थे कि वो स्टेबल क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, राइस, मिलेट्स, बाजरा, इनको कल्टीवेट करें, क्योंकि उनसे क्या होगा, वो स्टेबल क्रॉप्स हैं। ठीक है, उनसे उनका पेट भरेगा हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं नील से, कॉटन से, तो वो चाहते थे कि हम वो ग्रो करें, और ब्रिटिशर्स उन्हें फोर्स कर रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। काहे के लिए, ताकि जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ब्रिटेन में, उसमें उन्हें इंडिगो चाहिए था कलरिंग वगैरह के लिए, टेक्सटाइल्स को कलर्स वगैरह करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, वो इंडिगो की हमारे यहाँ पर कल्टीवेशन करा रहे थे। लैक ऑफ फूड ग्रेन्स, उससे क्या हुआ, इंडिगो जब सारी जगह कल्टीवेट होने लगा तो फूड ग्रेन्स जो है वो कहीं ना कहीं कल्टीवेट होना बंद हो गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी वजह से क्या हुआ था, चंपारण 1917 में बिहार में प्रोटेस्ट, सत्याग्रह भी हुए थे जो महात्मा गांधी ने लेड किए थे। ठीक है, आफ्टर 1990s चैलेंजेस भी थे इंडिया में कुछ, क्योंकि 1990s एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में एंटर कर जाती है। तो उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस फार्मर फेस करते हैं। फार्मर्स नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। ठीक है, फार्मर्स जो है हमारे इंडिया के फार्मर्स, वो कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे थे बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज से, क्योंकि वो पहले से अच्छी इकोनॉमीज थी, पहले ही वो अच्छे नेशंस बन चुके थे, डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, तो वो काफ़ी अच्छे से एग्रीकल्चर चला रहे थे, बाहर भी एक्सपोर्ट करते थे, खूब अच्छे उस मतलब प्राइस में उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी। लेकिन इंडिया क्या था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था उस टाइम पर, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें स्टेबल करना हमारे बस की बात नहीं थी। तो काफ़ी टफ कंपटीशन इंडिया को फेस करना पड़ रहा था, किस चीज़ से, बाहर की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, कंट्रीज थी, उनसे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। और वो कंट्रीज सिर्फ ये नहीं कि भाई डेवलप्ड थी इसलिए कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, वो काफ़ी हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर करती थी, काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स डालती थी, छोटी सी ज़मीन से ही काफ़ी ज़्यादा आउटपुट निकलवाती थी केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, और इंडिया उस टाइम पे सारी चीज़ें यूज़ नहीं करता था। तो इंडियन एग्रीकल्चर की डाउनफॉल हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, 1990s के बाद क्या होता है, क्योंकि वो काफ़ी टफ कंपटीशन बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज से फेस कर रहा होता है, तो इंडियन एग्रीकल्चर थोड़ा नीचे चला जाता है। अब कौन कौन से गवर्नमेंट ने वेज निकाले, तरीके निकाले हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के, अब हम पढ़ते हैं वो। ठीक है, ये नया सेगमेंट आ गया, वेज टू इम्प्रूव। कौन कौन से तरीके थे,
पहला था प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू मार्जिनलाइज्ड एंड स्मॉल फार्मर्स। पहला तरीका ये था जो मार्जिनलाइज या फिर स्मॉल फार्मर्स थे। मार्जिनलाइज यानी कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, छोटी सी उनकी ज़मीन होती है, ज़्यादा वो आउटपुट निकाल नहीं पाते हैं, छोटे फार्मर्स, ठीक है। तो उनके लिए प्रॉपर थ्रस्ट गवर्नमेंट दिया करती थी। थ्रस्ट यानी कि उन्हें सपोर्ट में कुछ दिया करती थी इंडियन गवर्नमेंट, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, उन्हें ज़मींदार वगैरह के पास ना जाना पड़े। दूसरा था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। इसमें क्या था कि हम क्या करते थे, हमारा मिशन ये था कि इंडियन एग्रीकल्चर को उसके पीक पर पहुंचा दे। लेकिन किस चीज़ का यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, नेचुरल चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे हम उसमें। और उसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुई उस टाइम पर। तो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुई, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ किया। ड्राइंग एक्यूफर्स, एक्यूफर्स क्या होता है, ग्राउंड वाटर में होता है, ठीक है, एक्यूफर्स वगैरह वो बिल्कुल सूख गए पानी के, उनमें पानी नहीं रहा। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी तो ऐसा मानो जैसे वैनिश ही हो गई, एकदम खत्म। बायोडाइवर्सिटी यानी एनिमल्स, प्लांट्स, इनकी सारी स्पीशीज वगैरह, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से सारे बिग इम्पैक्ट्स पड़े, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने प्रॉमिस बहुत किया था, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन करके चला गया, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। लेकिन अब कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी इंडिया में करनी चाहिए, वो है जीन रिवॉल्यूशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, उसमें हम सीड्स का जो मॉलिक्यूलर नेचर होता है ना, वो चेंज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, कभी कभी जहरीला भी हो जाता है जो हमारा अनाज वगैरह है, जितनी भी फसलें हैं, ठीक है। और उनसे बहुत सारे डिसीजेस भी होने का डर रहता है जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो उन्हें यूज़ ना करके हम क्या करें, जेनेटिक फार्मिंग करें, जीन रिवॉल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीन्स वगैरह की मदद से मॉलिक्यूलर नेचर सीड्स का चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर जो अच्छी टाइप की स्पीशीज़ है किसी फसल की, उसको ही ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का बेसिकली यूज़ नहीं होता। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये तो हम सबको पता है, ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करना विदाउट यूजिंग ऑफ एनी केमिकल, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में नेक्स्ट पेज पर। और भी क्या क्या तरीके थे जिनसे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छा हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके बारे में, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जो सीड्स है, बीज है, उनकी नई नई हाइब्रिड वेराइटी लाता है फॉर अच्छा प्रोडक्शन, ठीक है, और बिना केमिकल वाला, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल सप्लीमेंट माना जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि विदाउट जो फैक्ट्री में बने केमिकल्स, सप्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनसे बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हेल्दी अल्टरनेटिव है, एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट नहीं करता और हमारे अंदर भी केमिकल्स को नहीं लाता। तो नेगेटिव मैनर में ये स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, उसके अकॉर्डिंग क्या थी, हमारी रूरल पॉपुलेशन कितनी थी, 833 मिलियन, यानी कि गांव में रहने वाली पॉपुलेशन थी 833 मिलियन, ठीक है। इतने सारे लोग थे। अब वो कितनी ज़मीन पर डिपेंड होते थे खेती के लिए, डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रॉक्स हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सिर्फ और सिर्फ 250 मिलियन, वो भी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, इतने हेक्टेयर्स पर वो डिपेंड होते थे खेती के लिए। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है खेती करने के लिए और ज़मीन इतनी कम है, तो उसके लिए कुछ मेजर्स लेने ज़रूरी थे, ठीक है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा हम बोलें तो अल्टरनेटिव क्या है इस सब को ठीक करने का, कि आप क्या करो कि हाई वैल्यू क्रॉप्स पर ज़्यादा ध्यान दो। ऐसी क्रॉप्स जिन्हें उगाने में भी पैसा कम लगता है और वो बिकती भी ज़्यादा बिकती हैं और अच्छे प्राइस में बिकती हैं, ठीक है। तो जो स्टेबल क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, इन्हें छोड़कर जो हमारी मतलब क्रॉपिंग पैटर्न है, सीरियल्स को छोड़कर हाई वैल्यू क्रॉप्स पे अगर हम आएँ, हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो बायोडीजल क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और इन्हें उगाने में भी कम पानी लगता है, कम पैसा, सारी कॉस्ट जो है कम आती है, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बदलना चाहिए थोड़ा सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट जितना हमारा खराब होता जा रहा है वो भी कम खराब होगा, ठीक है। बिकॉज fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha, jojoba need much less irrigation than rice और sugarcane। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं, ठीक है, और बताया हुआ है फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जत्रोफा, जोजोबा, इन्हें है ना
कहीं ना कहीं कम पानी चाहिए होता है, चावल, गेहूँ, गन्ना, इन सब चीज़ों से जो हम इंडिया में मोस्टली उगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट ला रहे हैं, फार्मर्स की इनकम भी हो रही है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी कम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीका है, हम क्या करें कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को हमारे इंडिया में उगाएं, स्टेबल क्रॉप्स को इम्पोर्ट करें। यानी कि हम ये सारी क्रॉप्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जत्रोफा, जोजोबा, हम इन्हें अपनी इंडिया में उगाएं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को। ठीक है, उगाने के बाद हम क्या करें, इनको एक्सपोर्ट कर दें, और फिर हम क्या करें, जो स्टेबल क्रॉप्स है, व्हीट, राइस, जो हमें ज़्यादा चाहिए होती है, हमारे सीरियल्स, उनको हम बाहर के देशों से इम्पोर्ट कर लें। ठीक है, अब देखो 1960s के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की था ये। ठीक है, हम ये रिस्क नहीं उठा सकते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारी इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी। लेकिन क्या अब हम इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं? अब जैसे कि इटली है, इजराइल है, चाइना है, ये क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, और ये यही प्रोसेस करती हैं। क्या करती हैं, हाई जो वैल्यू कम्योडिटीज़ हैं उनको अपने कंट्री में उगाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं हाई वैल्यू में, और फिर स्टेबल जो क्रॉप्स हैं उनको इम्पोर्ट कर लेती हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो इनसे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इन्हें ज़्यादा इनपुट भी लगाना नहीं पड़ता, ना इनकी लैंड डिग्रेड होती है, ना ज़्यादा इनको इरीगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए यही छूटता है, तो क्या ये जो रिस्क है हम लेने के लिए तैयार हैं? तो शायद हम कुछ सालों में ले लें ये रिस्क, या फिर हमारे इंडिया के अंदर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करें, और जो हमारी ज़रूरत वाली कमोडिटीज़ हैं उनको भी बनाएं, कल्टीवेट करें। सो यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ लिया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट ज़्यादा काफ़ी अच्छा नहीं था, हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कम्पीट करना पड़ रहा था बाहर की हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ से। तो हमने ये सारे जो हमारे इंडिया में रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि हमने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, या फिर एक सजेशन भी हमने दिया है कि हम हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं उनको उगाने लगे, किसके बजाय, जो हम सीरियल क्रॉप्स उगाते हैं उनके बजाय। हाई वैल्यू क्रॉप्स को हम उगाएंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे हाई वैल्यू में, फिर हम इंपोर्ट करेंगे स्टेबल क्रॉप्स। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है, जो कि इटली, इजराइल, चाइना लेते हैं, और ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी हैं, तो क्या पता शायद हम ये रिस्क ले लें कुछ सालों के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर भी कंप्लीट हो जाता है, और हमारा पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर भी कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसको वहीं पर सॉल्व कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।